चलिए आज समझते हैं भारतीय संविधान के उन बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को जो नागरिकता यानी सिटीजनशिप से जुड़े हैं। आर्टिकल्स 5 से 11। ये वो आर्टिकल्स हैं जिन्होंने हमारे देश की नागरिकता की बिल्कुल नींव रखी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम नागरिकता के बिल्कुल बेसिक आधार को समझेंगे। फिर देखेंगे कि देश के विभाजन का नागरिकता पर क्या असर पड़ा। इसके बाद नागरिकता के जो स्थायी सिद्धांत हैं उन पर बात करेंगे। और हाँ, ये भी जानेंगे कि हमारी संसद के पास नागरिकता को लेकर क्या शक्तियां हैं। और आखिर में एक फटाफट रिवीजन तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से आर्टिकल 5। ये आर्टिकल हमें ठीक उस दिन पर ले जाता है 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। सवाल ये था कि उस दिन भारत का नागरिक कौन कहलाएगा। इसका जवाब हमें आर्टिकल 5 में मिलता है। अब देखिए, आर्टिकल 5 को अच्छे से समझने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, अधिवास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डोमिसाइल। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। डोमिसाइल मतलब किसी व्यक्ति का स्थायी घर, मतलब वो जगह जहां वो सिर्फ रह नहीं रहा बल्कि हमेशा रहने का पक्का इरादा भी रखता है। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? ये कहता है कि नागरिकता के लिए सबसे पहली और जरूरी शर्त तो थी भारत में डोमिसाइल होना, और इसके साथ साथ इन तीन में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती थी। कौन सी तीन? या तो वो व्यक्ति खुद भारत में पैदा हुआ हो, या फिर उसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, या फिर वो संविधान लागू होने से ठीक 5 साल पहले से भारत में ही रह रहा हो। याद रखें, डोमिसाइल के साथ इन तीन में से कोई एक। अब एग्जाम के लिहाज से इसे एक सिंपल से फॉर्मूले की तरह याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। डोमिसाइल तो चाहिए ही चाहिए, प्लस या तो जन्म भारत में, या माता पिता का जन्म भारत में, या फिर 5 साल का निवास। बस इतना याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उन आर्टिकल्स की तरफ जो खास तौर पर भारत के विभाजन के बाद जो मुश्किल हालात पैदा हुए थे उनसे निपटने के लिए बनाए गए थे। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 6, 7 और 8 की। आर्टिकल 6 उन लोगों के बारे में है जो विभाजन के समय पाकिस्तान से माइग्रेट करके भारत आए थे। ये आर्टिकल बताता है कि उन्हें भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, उसकी क्या शर्तें होंगी। और यहां पर एक तारीख है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, 19 जुलाई 1948। इसे बिल्कुल याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे उन्हें सिर्फ यहां का सामान्य निवासी होने पर नागरिकता मिल गई। लेकिन जो लोग इस तारीख को या उसके बाद आए उनके लिए एक शर्त थी, उन्हें कम से कम 6 महीने भारत में रहना था और फिर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। तो एग्जाम के लिए ये फैक्ट एकदम पक्का कर लीजिए, 19 जुलाई 1948 यही वो की डेट है जो पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए नागरिकता की शर्तों को 2 हिस्सों में बांटती है। अच्छा, अब आर्टिकल 7 एक और दिलचस्प केस को देखता है। ये उन लोगों के बारे में है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले तो गए लेकिन फिर वापस भारत लौट आए। नियम यह था कि जो पाकिस्तान चला गया उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती थी, लेकिन अगर वो एक खास परमिट, जिसे परमिट फॉर रीसेटलमेंट कहते हैं, उसके तहत वापस भारत आते तो बात अलग थी। ये एक और एग्जाम फैक्ट है जिसे नोट कर लीजिए। परमिट फॉर रीसेटलमेंट या पुनर्वास के लिए परमिट, ये वो जादुई दस्तावेज था, वो चाबी थी जो आर्टिकल 7 के तहत पाकिस्तान से लौटे लोगों के लिए नागरिकता का दरवाजा दोबारा खोल सकती थी। बहुत जरूरी है ये। अब बात करते हैं आर्टिकल 8 की। ये उन लोगों के लिए था जो थे तो भारतीय मूल के पर भारत से बाहर किसी और देश में रह रहे थे। ये आर्टिकल उन्हें एक रास्ता देता था, वो अपने देश में मौजूद भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाकर भारत की नागरिकता ले सकते थे। तो ये तो हो गए विभाजन से जुड़े खास प्रावधान। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नागरिकता के कुछ ऐसे स्थायी सिद्धांतों को समझते हैं जो हमेशा लागू रहते हैं, और ये हमें मिलते हैं आर्टिकल 9 और 10 में। आर्टिकल 9 एक बात बिल्कुल साफ कर देता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी पल खत्म हो जाएगी। सीधी सी बात है, भारत में दोहरी नागरिकता या डुअल सिटीजनशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आर्टिकल 10 को आप एक तरह का सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। ये गारंटी देता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वो नागरिक बना रहेगा, उसकी नागरिकता ऐसे ही कोई नहीं छीन सकता। हाँ, एक शर्त है, जब तक कि हमारी संसद कोई कानून बनाकर उसमें बदलाव न कर दे। और अब हम आते हैं इस पूरी सीरीज के आखिरी आर्टिकल पर, आर्टिकल 11। यह आर्टिकल भविष्य की तरफ देखता है और हमारी संसद, हमारी विधायिका को एक बहुत बड़ी शक्ति देता है। तो क्या है ये शक्ति?
आर्टिकल 11 हमारी संसद को ये पूरी ताकत देता है कि वो नागरिकता हासिल करने या नागरिकता खत्म करने से जुड़ा कोई भी कानून बना सकती है। मतलब भविष्य में नागरिकता के नियम कैसे होंगे, ये तय करने की पूरी शक्ति संसद के हाथ में दे दी गई। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, एग्जाम के लिए ये फैक्ट बहुत जरूरी है। इसी शक्ति का इस्तेमाल करके हमारी संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम यानी द सिटीजनशिप एक्ट बनाया, और यही वो कानून है जो आज भी भारत में नागरिकता से जुड़े ज्यादातर मामलों को कंट्रोल करता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक फटाफट रिवीजन के साथ दिमाग में पक्का कर लेते हैं, सब कुछ एक नज़र में। तो एक नजर डालते हैं। आर्टिकल 5 संविधान की शुरुआत में नागरिकता, आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आने वालों के अधिकार, आर्टिकल 7 पाकिस्तान जाकर वापस आने वालों के अधिकार, आर्टिकल 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए, आर्टिकल 9 साफ कहता है कोई दोहरी नागरिकता नहीं, आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, और आर्टिकल 11 नागरिकता पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। तो हमने ये तो देख लिया कि हमारे संविधान ने नागरिकता की कितनी मजबूत नींव रखी थी, लेकिन ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, ये आज भी जारी है। तो एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए, हमारा संविधान संसद को जो शक्ति देकर गया है, उसका इस्तेमाल करके संसद आज नागरिकता के इन नियमों को, इन प्रावधानों को कैसे नया आकार